ये क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पहले के 3 लेक्चर ऑलरेडी दे रखे हैं, जिसमें हमने डिस्कस करी है कि व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, इसके कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन से हमने समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप जाओ हमारे प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस के क्लास 8 के, उसमें आपको वो सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी शेयर कर दूंगा। आज उसी में चैप्टर 1 का जो पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है, उसमें द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में आज हम समझेंगे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको मेरे पहले के लेक्चर और अभी के लेक्चर सारे अच्छे लगेंगे तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दूसरे बच्चे जिन्हें इनकी एबिलिटी नहीं है, जो ट्यूशन नहीं जा सकते, या जो अच्छे से, जिनको क्वालिटी वीडियोस चाहिए पर उन्हें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज उन्हें भी शेयर करो। तो अब स्टार्ट करते हैं, और साथ के साथ प्लीज नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो डेफिनेटली रिवीजन के टाइम में यह आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप इस लेक्चर के जरिए इस चैप्टर से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करने में सक्षम होगे, कैपेबल होगे। तो अब हम चलिए समझते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ठीक है, तो देखो भाई, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी ना अगर फीचर्स की बात करें तो वो सिर्फ 8वीं क्लास के बच्चे के अगर लेवल के हिसाब से सोचो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम पर इंपॉर्टेंट कुछ उन चीजों पे बात कर लेंगे, उन चीजों पे बात करेंगे जो आपके लिए रिलेवेंट है। उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आगे की क्लासेस में, इनके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, अब चलिए बताता हूं मैं कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। देखो, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, ये एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हाथों से लिखा गया। ठीक है, इसके लिए बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, कई सारे लोग इसके साथ जुड़े, तब जाके हमारा संविधान बना है। और इवन हमारा संविधान बनने में काफी टाइम लगा, ये इतना आसान नहीं था। ठीक है, समझ में आया। ये विश्व का अगर देखो तो पूरी दुनिया का, वर्ल्ड में ये बिल्कुल अलग पहचान बनाता है। इसीलिए जो भारतीय संविधान है ना, इतना ज्यादा इसमें जटिलता था, इतनी कठिनाइयां थी, इसी वजह से इसे लॉयर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। लॉयर्स पैराडाइज मतलब क्या होता है? वकीलों का स्वर्ग, जिसमें बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 60 देशों के जो संविधान थे उनको एकत्रित किया गया, उनको इकट्ठा किया गया, और उनसे ले लेके जो अच्छे उनके कानून थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन किया गया। हर एक पॉइंट पे छोटी से छोटी बातों पे डिस्कशन हुई और उन पे सहमति बनी, और उसके बाद एक एक करके जो हमारे फ्यूचरिस्टिक रूल हो सकते थे, जो उस समय जितने भी डायमेंशंस उसके हो सकते थे, प्लस में माइनस में सब कुछ कवर किया गया हमारे संविधान में। अगर भारतीय संविधान के फीचर्स को अगर आप देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उन्होंने हमारे संविधान में, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इवन ब्रिटेन हो गया, ऐसे जो भी कंट्री के अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे उन सबको मेंशन किया गया है। ठीक है, और उस हिसाब से अगर देखो तो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना था। ठीक है, जब ये संविधान बना था तो उसमें एक प्रस्तावना था। प्रस्तावना मतलब क्या? प्रियम्बल। हिंदी मीडियम वाले इसे प्रस्तावना बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्या? प्रियम्बल हो जाता है। ठीक है, प्रियम्बल था एक, और 395 आर्टिकल से। ठीक है, तो साथ के साथ ना नोट्स भी बनाते जाओ आप लोग। ओके, अगर नोट्स बनाते जाओगे तो वो बहुत हेल्प करेगा। तो मैं चलिए आपकी हेल्प करता हूँ नोट्स बनाने में। तो देखो, आप ये चीजें पॉइंट्स लिखते जाओ। एक प्रियम्बल था, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल एक था, और उसके साथ साथ 395 आर्टिकल्स थे जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अनुच्छेद। आर्टिकल्स मतलब क्या? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद थे कितने? अनुच्छेद थे हमारे 395। ठीक है, इसके अलावा इसमें 22 भाग थे इसके। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था, और इसके साथ साथ 8 अनुसूचियां भी थी। 8 अनुसूचियां मतलब 8 शेड्यूल्स थी। तो ये उस समय की बात है जब हमारा संविधान बना था। हालांकि इनमें देखो अभी काफी चेंजेस हो गया है। अगर प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखोगे तो 465 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं, मतलब अनुच्छेद हो चुके हैं, और 395 प्लस
अभी आपके अगर देखो तो करंट में हमारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर चले गए हैं। ठीक है, और इसके भाग जो पहले 22 थे, अभी उनमें भी क्या हो गया है, चेंजेस हो गया है, वो 25 के ऊपर अभी चले गए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th century, इंडियन नेशनल मूवमेंट हैव बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर। अब देखो, आपको पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस के लिए हम कितना स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे जो क्रांतिकारी, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल फॉर द सेवरल डिकेड्स। और ये इंडिपेंडेंट के लिए जो हमारी लड़ाई हो रही थी, ये सिर्फ 20th सेंचुरी में नहीं स्टार्ट हुई थी, ये उसके बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, 17 इवन 16 के टाइम से ही थोड़ी बहुत चीजें हुई थी, और उसके बाद 1857 में तो बहुत बड़ा रिवॉल्ट भी हुआ था। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे इवन। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, क्या हुआ उसके साथ साथ, ये जो हमारा स्ट्रगल था नेशनल मूवमेंट का, ये बढ़ता गया और ये स्ट्रांग होता गया। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining the and planning what a free India would be like. तो इस पिक्चर को देखो ध्यान से। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी हमारे लीडर थे, फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स थे, वो सारे इस एक मुद्दे पे बात कर रहे थे। जो मुद्दा क्या था कि भाई, जो हमारा भारत जब आजाद होगा, जब हमें फ्रीडम मिलेगी, तो उस समय क्या मतलब सिचुएशन होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, और आज के हालात के हिसाब से हमें फ्यूचर में किन किन बातों को सुधारना है, किन किन चीजों पे काम करना है। तो ये सब चीजों के बारे में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की जा रही थी, और सोचा जा रहा था कि किस तरीके से हम डील करें। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू obey रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अब देखो, जब ब्रिटिश की बात करें ना, तो वो तो कभी हमें आजादी देना ही नहीं चाहते थे। देखो, उनका बस चलता तो हमें अभी तक गुलाम बनाकर रखते। ये तो बातें तब से चेंज हो गई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया। उस समय हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स खुद बहुत वीक पड़ने लगे थे, इकोनॉमिकली भी क्या हो रहा था, वो काफी कमजोर हो रहे थे, और अमेरिका जैसे जो कंट्री थे, वो इनसे बेटर कर रहे थे। इवन जर्मनी ने तो बहुत ज्यादा परेशान किया था इंग्लैंड को। उस समय इंग्लैंड इकोनॉमिकली काफी कमजोर हो गया था, और इंग्लैंड खुद भी ये जानते था, ब्रिटेन खुद भी ये जानता था कि अभी हम ना इस तरीके से रूल तो देखो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में ऊपर से हमारे जो लीडर्स थे, वो भी काफी अच्छा कर रहे थे, हमारी यूनिटी काफी अच्छा वर्क कर रही थी, और इनके जितनी भी स्ट्रेटेजी थी, बैक टू बैक फेल हो रहे थे। और वर्ल्ड को अगर देखो, तो पूरी दुनिया में भी ब्रिटेन का वो वर्चस्व नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो इससे उन्हें खुद ऐसा लगता था कि अब वो ज्यादा टाइम तक रूल तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आप कुछ पार्ट्स में हम आपको कुछ कुछ लिटिल बिट रोल दे देते हैं, कुछ मतलब आपको पावर्स दे देते हैं, तो डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दे देते हैं। पर देखो, हमारे जो लीडर्स थे वो ये चाहते नहीं थे। कुछ लीडर्स तो जरूर थे जिनको लगता था कि चलो ठीक है, कॉलोनियल स्टेटस मिल जाएगा तो भी चलेगा, हम थोड़े से पार्ट्स, हमें पावर्स मिल जाएंगे तो भी चलेगा। बट हमारे जो यंग लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, इस तरीके के जो यंग लीडर्स उस समय उभर रहे थे, वो कभी नहीं चाहते थे। उनका तो बस एक ही डिमांड था कि हमें एक कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, हमें इस तरीके का पार्ट्स में फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें एक, हम सक्षम है अपने देश को खुद से चलाने के लिए। ठीक है, द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द authoritarian rules under the colonial state convinced the Indians that India should be a democracy in which everyone should be treated equally। ठीक है, और हमारी जो जिन हमारे जो लीडर्स थे, उनका भी थॉट यही था कि अब जो हम इंडिया बनाएंगे, वो इंडिया कैसा होगा, उसमें एक डेमोक्रेसी होगी सबसे बड़ी बात। और उस डेमोक्रेसी में ना, जितने भी इंडियंस हैं सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, हम किसी के साथ पार्सलिटी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस इन चीजों पे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काफी जोर दिया गया। ठीक है, वी अलाउ टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और हम, हमारे जो लोग हैं, उनको हम बिल्कुल अलाउ करेंगे कि वो हमारे गवर्नमेंट में, उसके फ्रेमिंग में, इन सब में हमारी जो जनता है, उनके क्या हो, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो। और हमारे जनता मतलब क्या, ऑल ओवर कंट्री में जितने भी रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, जितने भी कास्ट के लोग हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जिस जिस एरिया के, उन सबको लेकर चलने का था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया। ठीक है, व्हाट remained to be done then was a work out the
वे इन विच, देखो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो देखो क्या होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, फिर उसमें क्या होगा, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आम लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे। और और ये जो शक्ति है आम लोगों की, ये लोगों को अपने लीडर को चुनने की जो शक्ति अब मिली है, इससे क्या होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी क्या करेंगे, उन लोगों के लिए ही लॉ मेकिंग का काम करेंगे, जिन लोगों ने उनको वोट देकर ये शक्ति दी है। ठीक है, समझ में आया। एंड द रूल्स दैट वुड बी डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, और उसी के हिसाब से रूल्स बनेंगे, उसी के हिसाब से क्या होगा, इंडिया चलेगा, फंक्शन करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। दिस वॉज done not by one person but by a group of around 300 people who become member of the Constitution Assembly in 1946। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें मोर देन 300 पीपल थे, जिनमें कई सारे डिपार्टमेंट बने, कई सारे सेक्शंस बने थे, और हर एक कुछ भी छूटे ना, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो, और एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बने हमारे लोगों के लिए, उसके लिए ये सारे लोग काम करते थे। अब ये जो 300 लोग थे, ये कोई आम लोग नहीं थे, ये हमारे भारत के कोने कोने से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव थे, लीडर थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और ये असेंबली 1946 से ही इस काम में लग गई थी। ठीक है, हु मीट द periodically from periodically for the next 3 years to राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लगातार ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बैक टू बैक ये लोग मिलते रहे, बीच बीच में अंतराल में टाइम टू टाइम मिलकर इन्होंने क्या किया, हमारा एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करी। These members of the Constitution Assembly had a huge task before them. The country was made up of the several different communities. ठीक है, अब देखो ये जो मेंबर थे, इनके ऊपर कितनी चुनौती थी, कितना इनके ऊपर प्रेशर था, कितना दबाव था। उस समय सोचो जब इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन ने पूरी तरीके से हमें तोड़ के रख दिया था, हर तरीके से। ठीक है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम बहुत कमजोर हो चुके थे। इवन हमारे आपस में भी कितने प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसी समय, क्योंकि हिंदू मुस्लिमों के बीच में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। मुस्लिम लीग अलग तरीके से काम कर रही थी, वो चाहते थे एक अपना सेवरल कंट्री बनाना, जो पाकिस्तान बना था। और उस समय बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हो रही थी आपस में भी हिंदू मुस्लिमों को लेकर, तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उस समय। और देखो हमारे कंट्री में क्या है ना, बहुत तरीके के लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, बहुत तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं, और उन सबको एक साथ लेकर किसी एक टॉपिक पे सहमत करने का काम कितना मुश्किल होता है, सोचो। हमारे घर में इवन 4-5 लोग हों तो हम किसी एक चीज पे सहमत होने के लिए हमें कितना टाइम लग जाता है। यहाँ तो पूरे देश की बात थी। ठीक है, वो भी ऐसे देश जहां पे कई धर्म के लोग थे, जहां पे कई भाषा बोलने वाले लोग थे, जहां कोई कहीं संस्कृत कोई बोल रहा है तो कोई उर्दू, कोई तमिल बोल रहा है तो कोई पंजाबी, कोई नेपाली बोल रहा है तो कोई मलयालम, कोई तेलुगु, है ना, कोई भोजपुरी। तो इस तरीके की बंगाली, इस तरीके के कई सारे लैंग्वेजेस थे, मराठी, है ना। तो देश के कोने कोने में क्या था, इस तरीके के कई लैंग्वेजेस थे। who spoke the different languages belonging to the different religion। और देखो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे वो ऑब्वियस है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से भी बिलोंग करते थे। और इन सभी के लिए हमें क्या करना था, एक ऐसा नियम, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें किसी के साथ भी किसी तरीके का भेदभाव ना हो, और सारे के सारे लोग क्या हो, हमारे कम्युनिटी के यूनिटी में रहें और इक्वालिटी में रहें। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी लोग थे, जितने भी मेंबर थे, उन सब में सारे भी कम्युनिटी के लोगों को पूरे कंट्री से बुलाया गया था, और जिसमें सभी रिलीजियस और धर्मों को मानने वाले लोगों के मेंबर्स को शामिल किया गया। ठीक है, एंड हेड डिस्टिंक्ट कल्चर। और हमारे कल्चर के बारे में तो देखो सबको ही पता है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहां तक होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। और व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, ये देखो ये जो बहुत हिस्टोरिकल पिक है, इस पिक में देखो ये उस समय का पिक है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा था, लिखा जा रहा था। और ये जिन पेजेस में ये लिखा जा रहा है, ये पेजेस कोई आम पेजेस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो इन पेजेस को, तो ये कोई आम पेजेस नहीं है, ये ऐसे पेज है जो 1000 ईयर तक तो खराब होंगे ही नहीं, है ना। ये इतने बेहतरीन पेजेस हैं, ये देखो। ठीक है, तो इंडिया वॉज द गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। अब देखो इस समय यहाँ पे ये लोग कॉन्स्टिट्यूशंस बना रहे थे, और उस समय हमारा जो इंडिया था ना, वो कई तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। ठीक है, हमारे खुद के कई तरीके के प्रॉब्लम्स थे। इंडिया
इतने सारे प्रॉब्लम्स को उस समय झेल रहा था। एक्चुअली हो क्या रहा था, हमारे इंडिया में तरह तरह के उस समय चीजें हो रही थी। बहुत सारे हमारे जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजा थे, वो भी नहीं कुछ लोग चाहते थे इंडिया में शामिल होना, कुछ लोग नहीं चाहते थे। तो यूनिटी यूनाइटेड सबको एक साथ ले आने का टेंशन, फिर पाकिस्तान भी सेपरेट हो रहा था हमसे, वो एक अलग टेंशन। और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काम चल रहा था कि भाई किसी के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन सब चीजों में ना इंडिया काफी चारों तरफ से घिर चुका था, और इन सब चीजों का हमने बखूबी सॉल्यूशंस निकाला और इस तरीके से काम किया कि हमारे जितने भी लोग थे, किसी के साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू द इंडिया एंड द पाकिस्तान ऑफ इमिग्रेंट। अब मैंने बताया ना, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। ये जो पिक है, ये उस टाइम की पिक है जब एक ट्रेन जा रही थी, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, फिर पाकिस्तान से उसी ट्रेन में कुछ लोग इंडिया के साइड में आ रहे थे, मतलब पंजाब के साइड में कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग पंजाब से उधर जा रहे थे। ये उस टाइम की पिक है। सोचो ट्रेन कितनी खचाखच पड़ी है। आप खुद देख सकते हो कि ट्रेन में कितने सारे लोग हैं। इवन ऊपर की तरफ भी अगर ध्यान से देखो तो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन थी उस समय। और यहाँ पे एक मैप देखो, इस मैप में आप सब देख सकते हो, इस मैप को अगर ध्यान से देखो जरा, तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाले हैं, जितने भी ये ब्लू वाले आप देख रहे हो, ये सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं। और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट वो है राजा महाराजा वाले, ये जो इस तरीके के कलर में है, जो हल्के शेड में है। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट और यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस की एक आपको चीजें समझाई गई हैं। ओके। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। और उनमें से कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें इंडिया के साथ जाना है कि इंडिया के साथ नहीं जाना है। इस तरीके की सिचुएशन चल रही थी। तो इंडिया में बहुत तरीके के प्रॉब्लम एक साथ ही हमारे पास थे। और उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सोशल इकोनॉमिकली कंडीशन जो हमारी थी वो काफी डिसमेल थी। ठीक है। डिसमेल मतलब कि बहुत निराशाजनक थी, बहुत मतलब हॉरिबल डेंजरस सिचुएशन था उस समय। ठीक है। वहां पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी, क्योंकि हमारी जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोग एजुकेटेड बहुत लेस पीपल थे, और हमारे सामने दो वक्त की रोटी का जो प्रॉब्लम था वो सबसे बड़ा था उस समय, कि हमारे लोग और उसमें से भी कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग इंडिया से इधर आ रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी थी। तो हमारी जो लीडर्स थे, जो जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उनके दिमाग पे, उनके जहन में भी ये बातें चल रही थी। वो खुद चाहते थे कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें हम इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ भी क्या करें, इनका समाधान निकाल सकें। ठीक है। तो ये तो कुछ सिचुएशन थी जो उस समय के हालात थे, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ऑल ऑफ दिस इशू प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज द ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग थे, जो इससे जुड़े हुए लोग थे, हमारे जो लीडर्स थे, उनके दिमाग में भी ये सारे इशू देखो चल रहे थे। ठीक है। क्योंकि यहाँ इंडिया में इतने सारे, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है। देखो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और इस इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, और इस इंडिया में इस समय इतना प्रॉब्लम था जिसे सब सॉल्व करना चाहते थे उस समय। हम तो सिर्फ आज हम जिस तरीके से रह पा रहे हैं, आज हम जितने अच्छे तरीके से देख रहे हो, आज इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन चुकी है, और आने वाले टाइम में होपफुली और बेटर ही होगा। पर उस समय की अगर सिचुएशन के बारे में अगर आप बातें करो, सोचो, तो हमारी रूह कांप जाएगी कि किस तरीके के हालात से हमने रिकवर किया है और अभी भी रिकवर कर रहे हैं। ठीक है। द रोज ऑफ द ओकेजन्स एंड द गिफ्ट दिस कंट्री is a visionary documents that reflect respect for the maintaining diversity while presenting the national unity। ठीक है। तो हमारे नेशनल यूनिटी भी बनी रहे, हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें हमारे नेशनल यूनिटी को किसी तरीके का मतलब डिसमेल ना फेस करना पड़े, किसी तरीके का हॉरिबल सिचुएशन ना फेस करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सेपरेशन हुआ उससे हमें एक शॉक लगा था। पर अब हम ऐसा नहीं चाहते थे कि अब इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आए। तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो लग गई थी, और वो लोग सोच रहे थे कि अब इस तरीके के सिचुएशन हालात कभी भी इंडिया में ना आए। इसलिए हम क्या करते थे, सबको एक साथ लेकर चलने की नीतियों पे काम कर रहे थे। द फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो आया उसके हिसाब से देखो क्या हुआ फिर। देयर कंसर्न फॉर द एराडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू द सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब देखो जो
इस तरीके की सिचुएशन बन गई थी, जो पॉवर्टी हमारे देश में आ गई थी। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ना, हमारा कंप्लीटली शोषण किया। इस तरीके से हमारे हालात कर दिए कि हमारी जनता में कुछ लोगों को छोड़कर मैक्सिमम लोग पॉवर्टी लाइन के इवन बिलो नीचे चले गए थे। अब जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय, इस गरीबी को ना जड़ से निकालना था, जड़ से उखाड़ना था। उसमें इस तरीके का काम करना था कि हम पूरी तरीके से इससे क्या हो, बाहर आ जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स, हमारे लीडर्स के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इन फेसिंग द क्रूशल रोल द पीपल कैन प्ले चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। और क्या करें, इस बात पे जोर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हमारे लीडर्स ने इन बातों पे बहुत विचार किया, विमर्श किया कि देखो अब जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, उनको जो चूज करने का तरीका होगा वो किस तरीके से होना चाहिए। जो लोग चुनकर आएंगे वो किस कैसे लोग होंगे। देखो वो लोग ऐसे होने चाहिए जो मतलब क्या करे, लोगों के लिए काम करे। क्योंकि लोग देखो क्या करेंगे, सबको वोट, ये जो हमारे लोग हैं, ये किसी एक को वोट देकर क्या करेंगे, अपने वोट के अधिकार का, अपने मताधिकार का यूज करके उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। तो देखो उस जनता की ये उम्मीद तो होगी ना कि जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं पार्लियामेंट में, वो क्या करें, जनता के हक में काम करें। ठीक है, ऐसे रूल्स और ऐसे रेगुलेशंस लाएं जिससे क्या हो, हमारा जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, वो हो सके। जो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो आज इतनी बिगड़ी है, जो पॉवर्टी हुई है, उससे लोग क्या हो, बाहर निकले। अब ये बाहर कैसे निकलेंगे, देखो अगर एजुकेशन पे काम किया जाएगा तो बाहर निकलेंगे, हेल्थ पे काम किया जाएगा तो बाहर निकलेंगे, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा तो ऑफ कोर्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, हमारे न्यूट्रिशन पे काम किया जाएगा तो बाहर निकलेंगे। क्योंकि उस समय तो इंडिया के सामने न्यूट्रिशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इकोनॉमिकल कंडीशन से लेके कई तरीके के प्रॉब्लम्स थे, जो हमें गिफ्ट में दे गए थे ये अंग्रेज। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इन सब पे वर्क करना था। अब इसके बाद यहां तक होपफुली आप सबको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। While the reading the key features of the constitutions, one must keep in mind of the concern of diversity. देखो, अब मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर लिया कि देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे, जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी जब काम कर रही थी, विचार कर रही थी, तो उनके दिमाग में भी ये बात आई थी कि सबसे बड़ी बात यही थी कि जो डाइवर्सिटी है इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया जाए कि इस डाइवर्सिटी को हम क्या कर सके, यूनिटी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, सारे के सारे लोग अलग तो हैं पर वो क्या है, मिलकर रह सके, एक भारतवर्ष में एक यूनिटी बन सके। तो उसके लिए हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग थे, उन्होंने काफी विचार विमर्श किया और उन सभी का यही कंसर्न था कि इस तरीके की सिचुएशन से हमें निकलना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे क्या हो, किसी के मतलब रिलीजन में प्रॉब्लम आए या किसी भी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम आए। ठीक है, अगर इंडिया की अगर अपने बात करें तो जितने भी हिंदू हैं, उस समय की अगर हम देखें तो हिंदुओं की संख्या ऑलमोस्ट 82% थी, मोर देन 82% तो हिंदू थे। और उस समय अगर हम अदर रिलीजन की बात करें, अगर अपने मुस्लिम्स की बात करें, तो उस समय मुस्लिम्स की जो संख्या थी ऑलमोस्ट 11.6 के आसपास या इससे थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता था। अगर अपने क्रिश्चियंस की बात करें तो उस समय क्रिश्चियंस कितने होंगे देश में, 2.32 के आसपास थे। और अगर अपने देखे सिख कितने थे, अगर अपने सिख की बात करें तो उस समय कंट्री में कितने थे, 1.99। अगर उसके अलावा अगर अपने बुद्धिस्ट और जैनिस इन सब की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 0.141 0.77% के आसपास थे। तो हमें अपने इन जो माइनॉरिटीज थे, इनके हक, इनके मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इनको भी हमने रखा और इनके साथ कुछ गलत ना हो उन सब बातों का भी हमने ख्याल रखा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। इट्स हेल्प यू अलॉट, सॉरी। अब इसके बाद देखो यूनिटी, हमें अगर हम किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हमारे लोगों ने अगर ध्यान से अपने दिमाग में रखा, तो फिर हमारी यूनिटी तो देखो बरकरार ही रहने वाली थी और जो कि है और हमेशा रहेगी। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, अगर इन चीजों पे हम सोच रहे थे तो हम इन चीजों पे आगे भी बढ़ रहे हैं। आज भी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसी योजनाएं ले आती है जिसमें क्या हो, सोशली इकोनॉमिकली जितने भी बैकवर्ड लोग हैं, जो मतलब अभी तरक्की नहीं कर पाए हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे उनके लिए स्कीम्स लेकर आ रही है। बहुत सारे रिफॉर्म गवर्नमेंट डे बाय डे कर रही है। जितने भी गरीब हो या अमीर हो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसी पे वर्क कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि सबको एजुकेशन मिले, सब में इक्वालिटी हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, और जितने भी
रिप्रेजेंटेशन है, हमारा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इन्हीं सब वादों के साथ आते हैं कि वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाके हमारी यूनिटी को बनाने में मदद करेंगे, हमारे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म में हेल्प करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम यही सोचकर वोट भी करते हैं। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये सब उस समय हमारे की फीचर्स में मेन मुद्दे थे। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो राइटर्स थे, जो ऑथर्स थे, उनके दिमाग में भी क्या था, ये चीजें चल रही थी। ठीक है, यहां तक होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत इजीली वे में ट्राई किया है कि आप लोगों को समझाया जाए, बहुत डिटेल मैनर में हमने डिस्कशन हमारा ये चल रहा है। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये लेक्चर प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, they tried to balance this concern with their commitment to transforming the independent India into a strong, democratic and society. ठीक है, हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हमारे जो लीडर्स थे, जिन जो 300 प्लस लोग लगे हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उन सभी के मन में सिर्फ यही चल रहा था कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया हो ना, वो इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्म करे और वो इतना स्ट्रांग हो और उसकी डेमोक्रेसी इतनी बेहतरीन हो, उसकी सोसाइटी इतनी अच्छी हो कि पूरी दुनिया के लिए वो क्या बने, एक मिसाल बने। और उस समय कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें भी चल रही थी कि क्या हम इस तरीके की डाइवर्सिटी के साथ क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगी। दुनिया के जो लीडर्स थे, पर हमने इन इन सब के मुंह बंद कर दिए अपनी यूनिटी को दिखा के, हमारी सोसाइटी ने। और बहरहाल हमारी डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है वो काफी स्ट्रांग है और हम हमारे में काफी एकता है, और आज ये पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब देखो, उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे हमारे, वो थे बाबा साहब अंबेडकर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो भाई और उसमें बाबा साहब अंबेडकर की बात ना करो तो ये थोड़ा अधूरा सा लगता है। ठीक है, तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के मन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कुछ दिमाग में चल रहा था। क्या चल रहा था, अब देखिए, उन सब चीजों को हम समझेंगे। उन्हें ये लगता था कि उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो रूल्स बना रहे हैं, क्या ये रूल्स शेड्यूल कास्ट के लिए भी उतना ही सेफ गार्ड देगा, क्या उन शेड्यूल कास्ट को भी प्रोटेक्ट उतना ही करेगा। क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे लग रहा था कि रूल्स बनाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, क्या वो शेड्यूल कास्ट के बारे में वो सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि शेड्यूल कास्ट में अगर जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर खुद सिविल सर्विसेज में आए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने खुद से बहुत प्रमोशन किया, बहुत उन्होंने खुद लोगों से आग्रह किया, अर्ज किया कि भाई प्लीज आप लोग आइए और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, आप वकालत करिए, आप डॉक्टरी करिए, जिससे आप लोग भी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्लियामेंट तक पहुंचो और अपनी सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दो। ठीक है, बट ही ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल्दो द लॉ माइट एग्जिस्ट, scheduled caste still had reason for fear because the administrations of this law were in the hand of the caste Hindu officers। जो मैंने अभी पीछे बताया, उनके यही कंसर्न थे कि हिंदू ऑफिसर्स के पास लॉ के इन्फोर्स करने के राइट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा वो लोग होंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे, लोगों को वो खुद बहुत ज्यादा प्रेरित करते थे कि वो क्या करे, गवर्नमेंट को ज्वाइन करे। जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो क्या करें, खुद गवर्नमेंट में आए और सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करें। ठीक है, अर्ज मतलब क्या होता है, अर्ज मतलब यही होता है कि उन्होंने खुद लोगों से आग्रह किया। ठीक है, तो अब हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है, एंड होता है। अब इसके बाद हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की सेकेंड पार्ट पे बात करेंगे। अभी हमने काफी डिटेल मैनर में चर्चा कर लिया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में फिर हम देखेंगे आगे की चीजों को। ठीक है, अगर आपने इसके पहले की इंट्रोडक्शन की क्लासेस नहीं देखी कि व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्लीज जाइए उसे भी देखिए, और उससे आपकी टॉपिक पे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कोई आपको डाउट हो है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड जो अभी मैं एंड कर रहा हूँ पार्ट 1 में, की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। अपने आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं ट्राई करूंगा उसको एज सुन एज पॉसिबल मैं उसे खत्म करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।